हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 5, जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इसके लेखक का नाम है श्री धीरंजन मालवीय जी। धीरंजन मालवीय जी का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में 9 मार्च को 1952 में हुआ था। इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर देखा जाए तो ये MA, MSc सांख्यिकीय, MBA और LLB हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और BBC अर्थात लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय जी रेडियो विज्ञापन पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण दोनों करते रहे हैं। मालवीय की भाषा बहुत ही सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली से परिपूर्ण है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे हमेशा करते रहे हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं, जो कि इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विश्व विख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। तो बच्चों, आगे देखते हैं इस पाठ का प्रवेश। यदि इस पाठ में देखा जाए, प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन ने नोबेल पुरस्कार एक विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक अर्थात 10th विषय योग्यताओं के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA और प्रथम श्रेणी में MA के करके मात्र 18 साल की उम्र में ही कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक आश्चर्यचकित थे। भौतिकी अर्थात इस विषय को आज हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले CV रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखते हुए ये कहा था कि जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अर्थात CV रामन जी को बड़ा ही अफसोस हुआ कि मेरे दीन भारत की अपनी कोई पताका तक नहीं है। इस एहसास से ही उनका गला पूरी रूप से भर आया था और वह वहीं पर फूट फूट कर रोन पड़े थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत में विज्ञान की उन्नति के चीर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर में थे। वे महात्मा गांधी को अपना एक अभिन्न मित्र मानते थे और नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अर्थात गांधी जी से प्राप्त हुआ है, जो इस समय जेल में थे। तो एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक के रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उसकी उपलब्धि की जानकारी यह पाठ हमें बखूबी रूप से कराता है। बच्चों, चलिए आगे देखें पाठ का विवरण। पाठ में बताया गया है कि पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर सेब के गिरने के पीछे के रहस्य को सबसे पहले न्यूटन ने उजागर किया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा भी असंख्य लोग आदिकाल से ही देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। बच्चों, इसमें
कई शब्दों के शब्दार्थ भी बताए जा रहे हैं, जैसे विराट अर्थात विशालकाय, आभा आभा अर्थात चमक, असंख्य अर्थात अनगिनत। तो बच्चों, बात करीबन सन 1921 की है, जब रामन जी समुद्री यात्रा पर गए थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर जब वे नील समुद्र को निहार रहे थे, प्रकृति प्रेमी रामन को बहुत ही अच्छा लगता था प्रकृति के इस सुंदरता को निहारना। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल भावुक एक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यदि यही तो जिज्ञासा उनसे यह सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों है और कोई रंग क्यों नहीं है, रामन सवाल का जवाब ढूंढने में बस तत्पर होके लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। बच्चों, यहाँ पर जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। विश्वविख्यात अर्थात संसार में प्रसिद्ध। आगे रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को एक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति अर्थात किसी भी बात को बना चढ़ाकर प्रस्तुत करना। यह कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन दो विषयों के कारण उन्हें जग प्रसिद्ध वे बने, उसकी नींव उनके पिता ने बचपन में ही तैयार कर दी थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली में से की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी अच्छे अंक प्रस्तुत किए। रामन जी का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों अर्थात रिसर्च वर्क शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र यानी कि फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा यही थी कि बस वो अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दें। मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपना लेना, इसके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा आकर्षित हुआ करते थे, तो रामन जी भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग के अफसर बन गए थे और उनकी तैनाती उस समय हुई थी कलकत्ता में। बच्चों, शोध कार्य अर्थात अनुसंधान के कार्य, जिसे हम आज रिसर्च वर्क के नाम से जानते हैं। प्रतिभावान अर्थात तेज बुद्धि वाला। वित्त विभाग अर्थात आय और व्यय से संबंधित विभाग। तो बच्चों, जब रामन जी की नियुक्ति कलकत्ता में हो गई तो कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को हमेशा बनाए रखा। दफ्तर से जैसे ही उन्हें थोड़ी भी फुर्सत मिलती थी तो लौटते हुए, कलकत्ता में बहु बाजार एक इलाका है, तो उस इलाके से आते समय वहाँ पर एक इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की एक प्रयोगशाला थी, यानी कि लैबोरेटरी थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के ही एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों के कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास वो कर पाएं। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों की नितांत कमी थी, अभाव था। रामन जी इस संस्था की प्रयोगशाला में
काम चलाऊ जो भी उपकरण उस समय प्रस्तुत थे, उन्हीं से वे अपने शोध कार्य करते रहते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण रहा, जिससे एक साधक अर्थात तपस्या करने वाला एक साधक दफ्तर में पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की एक छोटी सी मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता है और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का सफल प्रयास करता है। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों यानी कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ों पे यानी वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों की परतों को खोलना चाहते थे और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देसी और विदेशी दोनों ही प्रकार के वाद्य यंत्र शामिल थे। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर ज़्यादा आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों के परतों को खोलने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों पर अध्ययन शुरू कर दिया था, जिसमें न केवल देसी बल्कि विदेशी वाद्य यंत्र, दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र शामिल थे। इस पैराग्राफ में रुझान अर्थात झुकाव इसका अर्थ है, साधन अर्थात औजार और नितांत अभाव अर्थात जिसकी बहुत अधिक कमी हो। तो बच्चों, जब वे वाद्य यंत्रों पर शोध कार्य करना शुरू कर चुके थे, तब उनके अध्ययन के दायरे में जहाँ पर वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र आए, वहीं पर वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने शोध कार्य किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे, कंपन अर्थात वाइब्रेशन, कंपन के पीछे छिपे हुए गणित पर उन्होंने बहुत अच्छा खासा काम किया और इस संबंध में अनेक शोध पत्र भी निकाले। तो बच्चों, जैसा आप सब देख पा रहे हैं समक्ष कि यहाँ पर एक तरफ विदेशी यानी कि पाश्चात्य वाद्य यंत्र दिखाया गया है और दूसरी ओर दिखाया गया है हमारे भारतीय यानी हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र, जिसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया था चेलो, पियानो, वायलिन और एक तरफ है हमारे हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र जैसे गिटार, सितार, मृदंगम इत्यादि। आप जैसे देख रहे हैं इसकी बनावट दोनों तरफ कितनी अलग अलग है, लेकिन वाद्य यंत्रों के से जो वाइब्रेशन अर्थात जो कंपन निकलती है वो लगभग सेम है। तो अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो किस प्रकार से पाश्चात्य लोग हमारे वाद्य यंत्रों को खराब समझते थे, उनकी इसी भ्रांति को तोड़ने का प्रयास हमारे श्री वेंकट रमन जी ने किया है। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जैसी ही मालूम हुआ, उनको जानकारी लगी, उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद सृजित कर दिया गया अर्थात बना दिया गया उनके लिए केवल। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि ये सरकारी नौकरी छोड़ करके यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुख सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर किसी कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना ये किसी हिम्मत का ही काम था। तो इस असमंजस में पड़े हुए हमारे श्री वेंकट रमन जी ये सोच रहे थे कि क्या उनका ये फैसला, ये डिसीजन, क्या ये सफल होगा।
अब आगे यह प्रश्न उठता था कि वे किसे चुनेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थों के बारे में देख लें। सबसे पहले भ्रांति अर्थात संदेह होना, सृजित अर्थात बनाया गया या रचा हुआ, समक्ष अर्थात सामने। तो बच्चों, अगर आप उस समय उस अवस्था में होते जिस अवस्था में श्री वेंकटरमन जी थे, यानी एक तरफ सरकारी नौकरी, 10 साल का अनुभव और एक तरफ अपना वो इंटरेस्ट, अपनी वो रुचि जिसके बारे में वो हमेशा शोध कार्य करते रहते थे, तो आप यदि उनकी जगह होते तो उस समय क्या चुनना पसंद करते? ये सवाल आपके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं हम पाठ में। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को अंततः छोड़ करके 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने नौकरी कर ली। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन और अध्यापन में लगाते थे। 4 साल यूं ही बीत गए, यानी 4 साल बीत गए अर्थात 1921 में जब वे समुद्र यात्रा के दौरान, जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह, जब यह सवाल हिलोरे लेने लगी अर्थात जब सवाल उठने लगे, तो उन्होंने आगे इस दिशा में अनेक प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। अध्ययन अर्थात पढ़ना, अध्यापन अर्थात पढ़ाना, परिणति अर्थात प्रमाण। तो अब देखते हैं उन्होंने कौन सा नया शोध कार्य लिया। रमन प्रभाव, जिसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट्स, आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। तो आइए अब जानते हैं रमन इफेक्ट क्या है। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन शुरू कर दिया था। उन्होंने यह पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें किसी तरल या ठोस पदार्थ या रवेदार पदार्थ पर से होके जब गुजरती हैं, तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। वजह सिर्फ ये होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणों के जो प्रोटॉन्स होते हैं, जब तरल या ठोस रवे से होकर गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के ही परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या फिर कुछ अंश पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण अर्थात रंग में, कलर में थोड़ा बहुत बदलाव आता ही आता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः, यानी इसके बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा को खोता है या पाता है, उसका वर्ण परिवर्तन उसी हिसाब से हो जाता है। आइए इसके शब्दार्थों की तरफ चलें। ठोस रवों, जिसको मैंने अभी पढ़ा है, उसका अर्थ होता है बिल्लौर। प्रोटॉन होता है प्रकाश का अंग और क्रमशः अर्थात क्रम के अनुसार। तो बच्चों, रामन की खोज भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति से कम न थी, वो क्रांति के ही समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों को एक प्रायोगिक प्रमाण मिल गया था। उस समय आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों ने प्रकाश को एक तरल रूप के रंग में माना था, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें क्या नाम दिया? प्रोटॉन।
रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया था, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में उसी रूप से व्यवहार करती हैं। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रायोगिक अर्थात प्रयोग से संबंधित। पूर्ववर्ती अर्थात पहले का। तीव्र धारा अर्थात तेज धारा। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में उनके रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा, उनके शोध कार्यों के बारे में भी पढ़ा। तो अब इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहला प्रश्न है कि रामन समुद्री यात्रा पर कब गए थे? तो इसका उत्तर होगा कि वे समुद्री यात्रा पर 1921 में गए थे। रामन को जहाज के डेक से किसे निहारना अच्छा लगता था और क्यों अच्छा लगता था? इसका उत्तर यह है कि रामन को जहाज के डेक से नीला समुद्र को घंटों निहारना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वे एक भावुक प्रकृति प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, रामन के अंदर के वैज्ञानिक जिज्ञासा का क्या, उनके अंदर जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी वो उनसे क्या प्रश्न पूछ बैठी? उनका जो वैज्ञानिक दिमाग था उसने उनसे यह पूछा कि क्यों समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, किसी अन्य वर्ण का क्यों नहीं होता है? अगला प्रश्न है, किन रहस्यों को सुलझाने के लिए रामन का मस्तिष्क बेचैन रहता था? इसका अर्थ ये है, इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने में रामन का मस्तिष्क हमेशा ही बेचैन रहता था। अगला प्रश्न है, रामन की दिल्ली इच्छा क्या थी? अर्थात वो मन से क्या चाहते थे, उनकी क्या इच्छाएं थी? उनकी इच्छा सिर्फ यही थी कि वे अपना सारा जीवन बस इन शोध कार्यों को समर्पित कर दें। अगला प्रश्न है, वे सरकारी नौकरी की ओर क्यों आकर्षित हुए और उनकी तैनाती उस समय कहाँ हुई थी? तो वे सरकारी नौकरी की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि उन दिनों शोध कार्यों को पूरे रूप से करियर को अपना लेना, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं की होती थी, और अन्य प्रतिभावान छात्र जो थे वे सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे, और उनकी तैनाती उन दिनों कलकत्ता हुई थी। बच्चों, अगला प्रश्न आपके वाद्य यंत्रों से जुड़ा हुआ है, जो कि इस प्रकार है, रामन को किन भारतीय वाद्य यंत्रों पर काम करने का मौका मिला या उन्होंने काम किया? तो रामन ने वीणा, तानपुरा, मृदंगम, इस तरह के हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों पर काम किया। रामन ने पश्चिमी देशों की किस भ्रांति को तोड़ा और तोड़ दिया? रामन ने पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ा और पूरा प्रयास किया कि यह साबित कर सके कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया नहीं हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने वाद्य यंत्रों के किस विषय पर, अर्थात उनका टॉपिक क्या था, किस विषय पर उन्होंने शोध किया या कार्य किया? उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन, जैसा मैंने आपको बताया, वाइब्रेशन पर, उसके पीछे की गणित पर उन्होंने बहुत अच्छा खासा काम किया है और कई शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। अगला प्रश्न है, रामन कब कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए? इसका उत्तर होगा 1917 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी को अपना लिया था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस तरह से अपना समय बिताने लगे? वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना पूरा समय केवल अध्ययन और अध्यापन में ही बिताने लगे और साथ ही साथ वे अपने शोध कार्य भी करते रहे। कौन सी बात रामन प्रभाव, जिसे हम कहते हैं रमन्स इफेक्ट, किस खोज के रूप में सामने आई? सन 1921 में जब वे समुद्री यात्रा पर थे
तब उस समय समुद्र के नीले रंग के होने के वजह से यह सवाल उनके मस्तिष्क में उठा कि क्यों समुद्र का वर्ण हमेशा नीला ही रहता है, किसी और वर्ण का क्यों नहीं होता। बच्चों, आगे और बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। रामन ने किस रहस्य से पर्दा उठाया? जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने यह पता लगाया कि आखिर समुद्र के नील वर्णीय आभा क्यों है और किसी अन्य रंग का क्यों नहीं है। इस प्रश्न के ऊपर से उन्होंने पर्दा हटाया। किन प्रश्नों के उत्तर खोजने के बाद रामन विश्वविख्यात अपने आप बन गए? तो जैसा कि हमने अभी इस पाठ में पढ़ा है कि समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है और कोई क्यों नहीं होता, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के बाद वे अपने आप ही विश्वविख्यात बन गए। रामन के कॉलेज की पढ़ाई कहाँ पूरी हुई? तो रामन की कॉलेज की पढ़ाई ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से पूरी हुई थी। रामन ने शोध कार्य को छोड़कर सरकारी नौकरी क्यों अपनाया था? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं पाठ्यपुस्तक से ढूंढ सकते हैं। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रामन ने शोध कार्यों को छोड़ करके सरकारी नौकरी इसीलिए केवल अपनाई थी क्योंकि उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे और वही कार्य हमारे श्री वेंकट रमन जी ने किया। अगला प्रश्न है कि कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी, अर्थात वे क्या करना चाहते थे जब वे कॉलेज में पढ़ते थे। तो वे हर समय केवल शोध कार्यों और रिसर्च वर्क को अपना समय देना चाहते थे और उसे करियर के रूप में अपनाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, उस समय ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की? इसका उत्तर सिर्फ ये है कि उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र पश्चिमी वाद्य यंत्र की तुलना में अच्छे नहीं होते, ऐसा मानना था पश्चिमी लोगों का। लेकिन इसी भ्रांति को आखिरकार हमारे रामन जी ने तोड़ दिया। अंतिम प्रश्न है कि रामन के लिए नौकरी संबंधित कौन सा निर्णय कठिन था? बच्चों, यह प्रश्न पाठ पढ़ाते वक्त भी मैंने आपसे पूछा था कि यदि आप रामन की जगह उस समय होते तो आप क्या करते? क्या आप सरकारी नौकरी में ही लगे रहते या आप अपने रुचि के हिसाब से आप इस प्रोफेसर पद को अपना लेते? तो यह पूर्ण रूप से एक विचार करने वाला प्रश्न है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तो बातें हमने श्री वेंकट रमन जी के बारे में कही, लेकिन यह प्रश्न केवल आपके लिए है। आप अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करें और ये भी सोचें कि क्या उस समय लिया गया यह फैसला श्री वेंकट रमन जी का सही था या नहीं। अगर सही था तो क्यों, और अगर सही नहीं था तो क्यों नहीं था। इसी के साथ आज हम भाग पहला श्री वेंकट रमन की खोज का यह भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं फिर प्रस्तुत होंगी आपके साथ भाग 2 को लेकर के। धन्यवाद।